हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले लेबर के जो भी वर्किंग डे होता है उनमें लेबर कितना वर्क आउटपुट निकालते हैं हमारे सिविल वर्क्स में। सिविल के रिलेटेड जो भी वर्क है उनके जो भी उसके बारे में हम लेबर कितने टाइम लगाते, कितने लेबर चाहिए कितने काम के लिए, वो आज हम डिटेल में देखने वाले गाइज। उसके बाद जो भी हमारे रेट्स होते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट, बाइंडिंग वायर, टाइल्स, स्टील, तो उनके बारे में भी हम एक लमसम अमाउंट के देखेंगे। एरिया वाइज हम डिपेंड हो गए एरिया के ऊपर। ओके, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम एक दिन के लिए लेबर कितना काम कर सकते हो और कितने काम के लिए आपको कितने लेबर चाहिए मिनिमम, तो इसका रेट एनालिसिस करेंगे गाइज हम। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी स्टेयरकेस होते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस होती है एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। उसमें जो भी राइजर, थ्रेड्स, मिनिमम वेट कितनी होनी चाहिए, स्टेयरकेस की हेडरूम की हाइट कितनी होनी चाहिए, तो वो भी हम आज डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज जो कि टाउन प्लानिंग में अच्छी तरह से दिया हुआ है गाइस, तो वन बाय वन हम उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद मिनिमम प्लॉट साइज़ अपनी कितनी होनी चाहिए अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, जैसे कि मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, उसके लिए आपको कितने मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट का, तब आपको वो बिल्डिंग रूल्स में मिल जाएगा गाइस। तो देखिए वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हो आप जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पर, जो कि एक लेबर आपको कितने दिन में कितना वर्क कर सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो सीमेंट कंक्रीट के लिए 4 मीटर क्यूब वर्क कर सकता है एक मेसन। ओके, उसके बाद आरसीसी वर्क हो जिसका रेशियो मिक्सिंग रेशियो 1:2:4 हो, वो 3.25 मीटर क्यूब वर्क एक दिन में। अगर एक दिन अपना 8 आवर का होता है डेली, तो एक मेसन आपको इतना वर्क करके दे सकता है गाइज। उसके बाद ब्रिक वर्क इन अ फाउंडेशन एंड प्लिंथ लेवर 1.4 मीटर क्यूब पर मेसन। उसके बाद ब्रिक वर्क इन अ सुपर स्ट्रक्चर 1.25 मीटर क्यूब पर मेसन। हाफ ब्रिक पार्टीशन वाल 4 इंचेस की वाल होती है, उसका 7 स्क्वायर मीटर पर मेसन। आरसीसी इन अ स्लैब 1 मीटर क्यूब पर मेसन। तो ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज आपको, एक साइट इंजीनियर को, एक सिविल इंजीनियर को। जब आप रेट एनालिसिस करके हो तब आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि जब आप एस्टिमेशन निकालते हो हर एक चीज़ का, तब आपको पता होना चाहिए कि मिनिमम रिक्वायरमेंट लेबर की कितनी होनी चाहिए। ओके, और कौन कौन से वर्क की आपको ज़रूरत होती है एक साइट के लिए, एक सिविल इंजीनियरिंग के डिज़ाइन के लिए। जब आप हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तब आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइज। ओके, इसमें मेसन कितने लगने वाले, कौन कौन से वर्क आपको कंप्लीशन करने होती है। उसके बाद एक प्राइमरी का सॉफ्टवेयर है जिसमें आपको क्रिटिकल पाथ मेथड और बहुत सारी चीज़ें वो आपको वो एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है साइट के लिए। वर्क एक्टिविटीज़ होती है, क्रिटिकल एक्टिविटीज़ होती है, जो कि आपको उस टाइम में कंप्लीट करके ही देनी होती है गाइज। उसके बाद देखेंगे हमारे जो भी क्वांटिटी ऑफ वर्क में देखा जाए तो डीपीसी के लिए आपको 2.5 सेंटीमीटर यानी कि 25 की डीपीसी हो तो आपको 12.5 मीटर स्क्वायर पर मेसन आपको कंप्लीट करके देगा एक दिन में। उसके बाद 200 यानी कि 2 सेंटीमीटर की डीपीसी हो विथ सीमेंट मोटर, तो आपको 20 स्क्वायर मीटर का वर्क डन हो जाएगा एक दिन में। उसके बाद मैसनरी हो, एस्लैर मैसनरी, ब्रिक ऑन फर्स्ट फ्लोर सीमेंट मोटर। उसके बाद 7.5 की टाइल्स फ्लोरिंग हो तो आपको 20 स्क्वायर मीटर एक लेबर आपको कंप्लीट करके देगा एक मेसन। उसके बाद मैंगलोर टाइल्स रूपिंग 20 मीटर स्क्वायर एक मेसन के लिए। कोरिगेटेड जीआई रूपिंग सीट हो तो 10 स्क्वायर मीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो तब। उसके बाद आपका अगर वाइट वॉशिंग हो, कोट हो, पेंटिंग के लिए प्राइमर यूज़ करते हो, पुट्टी वर्क हो, उसमें आपको जो भी रिक्वायरमेंट है लेबर की
यहाँ पर देख सकते हो आप एक दिन में कितना क्वांटिटी वो कंप्लीट कर सकता है। सिंगल कोट के लिए वो 133 स्क्वायर मीटर यानी कि 1 ब्रास अपना कंप्लीट कर सकता है एक दिन में। उसके बाद अपना डबल कोटिंग के लिए, वाटर प्रूफिंग के लिए आपको सीमेंट पेंट टू न्यू सीमेंट प्लास्टर 20 मीटर क्यूब पर पेंट के हिसाब से कर सकते हैं वो। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि आपको साइट पे जाने के बाद आपको मालूम हो जाएगी, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक फ्रेशर के लिए, एक सिविल इंजीनियर के लिए। अगर आप स्टूडेंट हो तो भी आपको आना चाहिए ये चीज़ें, एग्ज़ाम में भी पूछते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है। उसके साथ साथ आपको जो भी लेबर के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें 1 डे के हिसाब से आपको, अगर 10 क्यूबिक मीटर का वर्क हो तो आरसीसी का वर्क हो तो आपको हेड मेसन कितने चाहिए, मजदूर कितने चाहिए, बिस्ती कितने चाहिए। ओके, ब्रिक वर्क जो आपको 10 क्यूबिक मीटर के लिए आपको कितने हेड मेसन चाहिए, मजदूर चाहिए। तो इसकी क्वांटिटी आपको पास होनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो। ओके, उसके बाद आपको प्लास्टरिंग, पॉइंटिंग वर्क हो तो, फिनिशिंग वर्क हो तो, उसके बाद आपको अगर यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि अलग 8 आवर के लिए 1 डे के लिए क्वांटिटी निकाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप रेट एनालिसिस करते हो, इसका एस्टिमेशन निकालते हो, कॉस्टिंग करते हो, तब इम्पोर्टेंट होती है। उसके रेट तो अलग अलग एरिया में अलग अलग हो गए, मगर इसकी क्वांटिटी सेम ही रहेगी गाइस। एक दिन में इतना ही लेबर वर्क कर सकता है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता गाइस। ओके, रेट एनालिसिस के आपका जो भी एरिया का रेट हो, आप अगर सिटीज़ में हो, मेट्रो सिटीज़ में हो, विलेज में हो, तब आपके रेट में चेंजेस होंगे, मगर उसका जो भी 1 डे का वर्क है वो तो सेम रहने वाला है गाइस। एक चीज़ ध्यान में रखना, और उसके यूनिट भी सेम रहने वाले। बस आपको रेट एनालिसिस से मल्टीप्लाई करके आपको उसके जो भी रिक्वायरमेंट है वो मिल जाएगी गाइस। तो बस यहाँ पर रेट चेंज होने वाला है, बाकी क्वांटिटी सेम रहेगी, यूनिट सेम रहेगी, लेबर की रिक्वायरमेंट सेम रहेगी, मैन पावर सेम रहेगी गाइस। ये चीज़ आप ध्यान में रखना गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है जानना। ओके, यहाँ पर सेम ही रहेगा, बस आपके रेट जो भी आपके एरिया, लोकल एरिया के ऊपर है वो चेंज होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हो आप, जो कि लमसम अमाउंट में होती है, वर्किंग में होती है। आपको अगर अर्थवर्क करना है एक्सकैवेशन के लिए, उसमें लीड 50 मीटर और लिफ्ट 1.5 मीटर है, तो आपको 2.75 मीटर क्यूब के लिए एक मजदूर कर लेगा वो काम। एक मजदूर अपना 2.75 मीटर क्यूब की क्वांटिटी निकाल सकते हैं वहाँ से। अगर आपको एक्सकैवेशन में आपको देख सकते हो, अगर आपको हार्ड सॉइल हो, यहाँ पर आपको नॉर्मल सॉइल थी, हार्ड सॉइल हो तो आपको 2.10 मीटर क्यूब एक मजदूर कर सकता है एक दिन में। यहाँ पर सॉफ्ट सॉइल के लिए 2.75, हार्ड सॉइल के लिए आपको 2.10 मीटर क्यूब के लिए क्वांटिटी लेनी है गाइस। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप रेट एस्टिमेशन निकालते हो, रेट एनालिसिस करते हो एक प्रोजेक्ट का, एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए। ओके, उसके बाद जब आप सैंड फिलिंग इन प्लिंथ, कंसोलिडेशन एंड ड्रेसिंग, आपको 4 मीटर क्यूब के लिए एक मजदूर चाहिए गाइस। आप पहले क्वांटिटी निकालना, अपनी क्वांटिटी कितनी है, 100 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब, उसके हिसाब से आपको कितने मजदूर चाहिए एक दिन में वो आप निकाल सकते हो इसीलिए। ओके, पहले तो आपको इसकी सबकी क्वांटिटी निकालनी होगी। आपको अगर ब्रिक वर्क करना है, हाफ ब्रिक वर्क करना है, तो आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, 100 मीटर क्यूब, 200 मीटर क्यूब। उसके बाद आप उसकी क्वांटिटी निकाल के आपको एक दिन में आप कितना वर्क करते हैं, कितने लेबर, उसके हिसाब से आपको 100 मीटर क्यूब के लिए कितनी लेबर चाहिए, जिसके आपने आरसीसी में देखा है यहाँ पर 3.25 मीटर क्यूब पर मेसन करता है एक दिन में। उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी अगर 100 मीटर क्यूब है तो आपको कितने लेबर चाहिए और कितने दिन में एक्टिविटी कंप्लीट करनी है आपको, वो आप डिसाइड कर सकते हो गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है प्लानिंग में। जब आप प्लानिंग करते हो उसमें ढेर सारी चीज़ें आती है, वर्किंग आती है, आरसीसी, ब्रिक वर्क, फिनिशिंग वर्क, प्लास्टर, पेंटिंग, टाइल्स। तो वहाँ पर आपको कितने लेबर एक दिन में कंप्लीट करता है वर्क, एक दिन में आपको वर्क कितना, एक दिन में उसका आउटपुट कितना होता है एक लेबर का, एक मेसन का, एक मिस्त्री, एक मजदूर का कितना आउटपुट होता है, वो आपको जानना ज़रूरी होता है गाइस। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर
जहाँ पर सिंगल लेयर ब्रिक के लिए आपको विथ रैमिंग एंड ड्रेसिंग के लिए आपको 9 स्क्वायर मीटर के लिए एक मजदूर चाहिए। उसी तरह आप उसका रेट निकाल सकते हो। अगर आपका वर्किंग 2000 स्क्वायर मीटर का है तो आप उसके कितने दिन लगने वाले हो वो इजीली निकाल सकते हो और उसका रेट एनालिसिस भी कर सकते हो गाइज, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक एस्टिमेशन इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर के लिए। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए जब आप एस्टिमेशन करते हो, बिलिंग करते हो। बस आपको यहाँ पर रेट अलग अलग हो गए, बस क्वांटिटी सेम रहेगी। उसका जो भी आउटपुट होता है मजदूर का, मेसन का, वो एक दिन के लिए सेम ही रहने वाला है गाइस। ये चीज़ आप ध्यान में रखना, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। बस आपके लोकल एरिया के रेट चेंज होने वाले हैं, बाकी तो सेम ही रहने वाला है। उसके जो भी फैक्ट्स है, उसकी क्वांटिटी है, सेम ही आप लेंगे। क्वांटिटी अलग हो सकती है आपकी प्रोजेक्ट में, बस आपके जो रेट्स है ये चेंज होने वाले हैं गाइस। ओके, अलग अलग लोकल एरिया के हिसाब से आपको ये रेट चेंज होने वाले हैं, जो कि चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अलग अलग रेट आप अगर मेट्रो सिटीज़ में, विलेज एरिया में, तो रेट्स चेंज होगी। बस आपकी क्वांटिटी और लेबर का जो आउटपुट है वो सेम ही रहने वाला है। यहाँ पर हम देखेंगे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनर है बिल्डिंग बायलॉज एंड रूल्स में, उसको तो चाहिए सर्वेयर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर एंड एक क्लर्क या फिर सुपरवाइज़र चाहिए होता है। ये सब चाहिए आप उनके लिए, जो भी ओनर के लिए चाहिए। एक लाइसन सर्वेयर, लाइसन आर्किटेक्ट, लाइसन इंजीनियर, तो रजिस्टर्ड इंजीनियर होना चाहिए, रजिस्टर्ड एक आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर होना चाहिए उसके वर्किंग के लिए। जब आप एक हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो तो उसमें आपकी बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट होती है एक बिल्डर की, एक डेवलपर की। तो इसमें आपको ये सारे जो भी लगते हैं, आर्किटेक्ट, सीनियर इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, डिज़ाइनर, आरसीसी डिज़ाइनर, स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, तो ये सब अच्छे होने चाहिए और लाइसेंस होनी चाहिए, ऑथोरिटी होनी चाहिए, उसके साइन और स्टैम्प्स लगते हैं वहाँ पर। उसके बाद बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में ये टाउन प्लानिंग के हिसाब से हम देखेंगे सेटबैक डिस्टेंस और बिल्डिंग लाइंस किससे कहते हैं गाइस। यहाँ पर देख सकते हो आप, सेटबैक डिस्टेंस जो होता है हमारा वैरीज फ्रॉम 1 मीटर टू 1.5 मीटर फॉर कंजेस्टेड एरिया एंड 4 मीटर टू 6 मीटर फॉर अनडेवलप्ड एरिया। तो यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हो आप, जो कि बिल्डिंग की हाइट कितनी होनी चाहिए, उसके बाद सेटबैक डिस्टेंस इसका कितना होना चाहिए। यहाँ पर सेटबैक डिस्टेंस 1 to 1.5 मीटर होना चाहिए आप से मेट्रो सिटीज़ में। ओके, जब मेट्रो सिटीज़ में आप अपार्टमेंट या फिर अपना होम या बिल्डिंग डिज़ाइन करते हो, तब आपको जो भी मिनिमम एरिया है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज ही रखना है। उसकी जो भी हाइट है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, सेमी डिटैच और डिटैच बिल्डिंग के लिए ये सिर्फ। यहाँ पर जो बिल्डिंग बायोलॉजी सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पर देख सकते हो आप। जब बिल्डिंग बनाते हो तब आपको सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है। यस, यानी कि सेटबैक डिस्टेंस वो आपको अच्छी तरह से एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड नॉर्म्स होना चाहिए। यहाँ पर रोड विड्थ, ओके, यहाँ पर आपको मिनिमम एंगल 45 to 63.50 होना चाहिए, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर। और जो भी सेटबैक डिस्टेंस है ये फ्लोर टू फ्लोर हाइट और उसका जो भी बीच में का डिस्टेंस है उससे सेटबैक डिस्टेंस कहते हैं। ओके, ये लाइट प्लेन पास किया तो आपको इतना ही बस हाइट लेनी है गाइस। यहाँ पर से जो भी आपका ऑपोजिट कॉर्नर हो रोड साइड का, वहाँ से आपको लाइट ऑफ प्लेन पास किया तो आपको उसकी मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशन। ये सारी चीज़ें एज अ साइट इंजीनियर, एज अ सिविल इंजीनियर, एज अ आर्किटेक्ट आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की गाइस जो कि इम्पोर्टेंट होती है। यहाँ पर आपको अगर कोई भी एफएसआई निकालना हो तो आपको उसका फार्मूला है टोटल एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया। ओके, अपना जो भी फ्लोर टू फ्लोर का एरिया है डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। अब अगर अपना बिल्डिंग लाइन इतना है तो आपको इतना ही कंस्ट्रक्शन किया आपने, तो आपको टोटल फ्लोर के एरिया, प्लिंथ एरिया से लेकर टोटल जितने भी फ्लोर है आपको इतना एरिया डिवाइड बाय प्लॉट एरिया, उसका जो एफएसआई होता है 1.5 to 2 के बीच में होता है गाइस। तो इसके ऊपर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एफएसआई लिख देना। एफएसआई और एफएआर दोनों ही सेम है।
फ्लोर एरिया रेशियो और FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, तो दोनों सेम है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होता है एक सिविल इंजीनियर को जानना। यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको FSI निकलना हो तो FSI इक्वल टू जो भी हमारा टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया है, टोटल फ्लोर एरिया ओके, डिवाइड बाय हमारा प्लॉट एरिया। तो आपको जितना भी एरिया होता है वो आपको डिवाइड करना होता है। फ्लोर यानी कि आपको टोटल फ्लोर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, उतना जो भी जितना भी एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा और उसके बाद आपको प्लॉट एरिया से डिवाइड करना होगा। ओके, वहाँ से आपको FSI निकल के आ जाएगा। एज़ पर म्यूनसिपलिटी आपका जो भी मेट्रो सिटीज़ है या फिर विलेज है, तो आपको FSI देखना होगा यहाँ पर कितना FSI आपको प्रोवाइड किया होता है। उसके ऊपर आपको सेटबैक डिस्टेंस भी वहाँ पर आपको बिल्डिंग रूल्स और बायलॉज में मिल जाएगी, कितना सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना होता है। तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी FSI में, FAR में, बिल्डिंग रूल। यहाँ पर आप देख सकते हो FSI फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो कि हर एक सिटी और मेट्रो सिटीज़ में अलग अलग होता है। जैसे कि रेसिडेंशियल जोन 1, जोन 2, उसके बाद नेचुरल ग्रोथ ऑफ विलेज, कमर्शियल जोन, इंडस्ट्रियल में स्टार होटल, जो कि अच्छे बड़े होटल है, उसके लिए वो एरिया का डिपेंड होता है। इस एरिया के ऊपर आपको 1.8 to 2.25 यानी कि 1 to 2.25 के बीच में मिलेगा FSI। यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर प्लस 2 अपर फ्लोर और 10 मीटर हाइट विच एवर इज लेस। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि ग्राउंड फ्लोर और 2 फ्लोर जो भी FSI है, यहाँ पर उसकी जो हाइट है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 10 मीटर ले सकते हो। यहाँ पर राइट एंगल ये 63 का रूल यूज़ कर सकते हो, 63 डिग्री लाइन पास करके, लाइट ऑफ प्लेन पास करके। उसके बाद रेसिडेंशियल जोन 1, 2, 3 के लिए आपको 1.8, 1.2, 0.3 इस तरह आपको एरिया प्रोवाइड किया जाता है, FSI प्रोवाइड किया जाता है। आज पर आपने जो भी मेट्रो सिटीज़ और सिटीज़ है उनके जो भी रूल्स है, ओके, तो इसी तरह आपको दिया होता है FSI आपके बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज में। यहाँ पर देख सकते हो आपके रेसिडेंशियल जोन 3 में 15% ऑफ एरिया एज पर मार्जिन एंड मैक्सिमम बिल्टअप एरिया, तो 0.30 दिया है। ग्राउंड फ्लोर प्लस अपना 1 अपर फ्लोर और 7 मीटर हाइट विच एवर इज लेस, जो कम से कम है वही आपको लेना है। इसमें 10 मीटर हो तो 10 मीटर या फिर 7 मीटर हो तो 7 मीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अच्छी तरह से FSI उन्होंने दिया है। उसके बाद जो भी नेचुरल ग्रोथ अपना अगर नया विलेज है तो उसका FSI होगा 1.2, उसका जो भी फेसिंग स्ट्रीट और मोर देन 12 मीटर विड्थ। ओके, तो वो 1.2 यानी कि आप देख सकते हो इसमें 1.2 यहाँ पर देखा जाए तो FSI 1.2, यहाँ पर आपको 1.2 दिया। तो आपका अगर विलेज में रहे तो 1.2, अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, ओके 1000, तो आपको टोटल फ्लोर टू फ्लोर एरिया निकाल सकते हो आपको। ओके 1.2 इंटू 1000 यानी कि आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो आपको टोटल बिल्टअप एरिया आपको निकल के आ जाएगा गाइस। ओके, टोटल तो ये आता है गाइस यहाँ पर 1200 का एरिया आपको निकल के आता है। यहाँ पर आप डिवाइड करोगे तो ये निकल के ईजी वे में आ सकता है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आपको अगर ये 1.2 का FSI दिया तो 1200 ही आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर आपको 1.5 का दिया तो आपको 1500 तक कंस्ट्रक्ट करना परमिशन मिल सकती है गाइस। ओके, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। तो इसी तरह आपको जो भी फर्स्ट फ्लोर है अपना 600 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, ओके, उसके बाद 6 स्क्वायर मीटर, इतना एरिया निकल सकते हो, 6 और ऊपर वाला 300 मीटर स्क्वायर। ओके, तो इसी तरह आपको एरिया डिज़ाइन करना होता है अगर आपका प्लॉट मीटर स्क्वायर में हो तो। ओके, अगर स्क्वायर फीट में हो तो ये सारी क्वांटिटी आपको स्क्वायर फीट में आती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है आपको जानना। यहाँ पर आप देखना कि FSI अच्छी तरह से निकलना, आपके जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी उसको आपको जो FSI मिलेगा आपको यहाँ से टोटल एरिया ऑफ प्लॉट मिल जाएगा।
तो इसी तरह आपको FSI जो भी कमर्शियल जोन्स हो 45% आपको एरिया छोड़ना होता है। उसके बाद FSI लेना होता है 1.8 फेसिंग स्ट्रीट ऑफ लेस दैन 12 मीटर हाइट, 12 मीटर विड्थ। ओके 12 मीटर के विड्थ आपको लेस दैन होनी चाहिए। ओके अगर आपका कमर्शियल जोन हो तो, अगर आपका इंडस्ट्रियल जोन हो तो 50% आपको छोड़ना होता है एरिया। ओके मार्जिन छोड़ना होता है। उसके बाद मैक्सिमम अलाउड एरिया ग्राउंड फ्लोर 0.50। उसके बाद स्टार होटल, आपका बढ़िया होटल हो तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि 2.25 का FSI मिलेगा, मगर आपको मैक्सिमम अलाउड ग्राउंड फ्लोर इज़ 0.40 मिलेगा गाइस। यानी कि अपना जो भी ग्राउंड फ्लोर है यहाँ पर आपको 0.40 हाइट मिल जाएगा। अपना जो भी आप बिल्टअप एरिया है वहाँ पर 0.40 भी एरिया मिल सकता है आपको। तो आपको जब नीचे से स्टार्ट करते हैं, आपको अगर कॉलेज, थिएटर्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल्स, पेट्रोल पंप्स बनाने हो तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 2000 मीटर स्क्वायर। उतना तो मिनिमम एरिया आपको चाहिए। मल्टीप्लेक्स, थिएटर, कॉलेजेस, असेंबली हॉल्स, सर्विस स्टेशन, पेट्रोल पंप्स, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा थिएटर्स, तो आपको इस बनाने के लिए 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया मिनिमम चाहिए गाइस, एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। ओके जो भी उसका इंटीरियर होता है, स्टेज होता है, सीटिंग अरेंजमेंट होती है, पार्किंग स्पेसेस होता है उसमें, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूडेड होती है, जिसके लिए आपको इतना बड़ा एरिया चाहिए होता है 2000 मीटर स्क्वायर मिनिमम। यहाँ पर देख सकते हो आप, मिनिमम इतना तो चाहिए। आप जब घर बनाते हो तो तब भी हम देखेंगे उसके लिए कितना एरिया चाहिए मिनिमम। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप, अगर आपको शॉपिंग सेंटर बनाना है, पेट्रोल पंप विदाउट सर्विस स्टेशन बनाना है, गैरेज, प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल बनाना है आपको, ओके, तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 1000 मीटर स्क्वायर। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 10.76 से, तो आपको निकल के आ जाएगा स्क्वायर फीट में। ओके इससे मल्टीप्लाई किया 10.76 तो आपको स्क्वायर फीट में निकल के आ जाएगा पूरा एरिया। ओके तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो 1000 इंटू 10 वो आता है 10,000 के आसपास। तो 10,000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए आपको जब आप पेट्रोल पंप या फिर प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल डिज़ाइन करते हो, प्लानिंग करते हो उसका। तो उसके बाद देखेंगे आप, अगर आपको सेमी डिटैच डोमेस्टिक यूनिट ओनरशिप विथ फ्लैट, अगर आपको सेमी डिटैचमेंट हाउस बनाना है तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 665 मीटर स्क्वायर। इसके पहले भी हमने देखा है कि टाइप ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में जो भी हमारे अपार्टमेंट के प्लान है वो, ओके, उसमें जो जो चीज़ें इंक्लूडेड होती है उसमें मिनिमम एरिया कितना चाहिए आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जब आप कमर्शियल एक अपार्टमेंट बनाते हो, ओके, रेसिडेंशियल बंगलो बनाते हो, बिल्डिंग्स बनाते हो। तो ये 3D अगर इसके डिज़ाइन, RCC डिज़ाइन प्लानिंग आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डिज़ाइन लिख देना गाइज। मैं आपको इसके ऊपर वीडियोस लाऊंगा अच्छे से, उसकी पूरी RCC डिज़ाइन, फाउंडेशन प्लान आपके साथ डिस्कस करूंगा गाइज। यहाँ पर देख सकते हो आप 3D व्यू, प्रोस्पेक्टिव व्यू इसका अच्छी तरह से बनाया है। उसके बाद अगर आपको 3 सेमी डिटैच डोमेस्टिक हाउसेस बनाने हो तो रेस्टोरेंट, रिलीजियस स्पेसेस, 3 सेमी डिटैच हाउसेस बनाने हो, यहाँ पर 4 के लिए आपको चाहिए 665, 3 के लिए आपको चाहिए 500 मीटर स्क्वायर। ओके 500 इंटू 10.76 किया तो आपको 5000 मीटर स्क्वायर फीट में आ जाएगा। 5000 स्क्वायर फीट लैंड चाहिए आपको, प्लॉटिंग साइज चाहिए मिनिमम। अगर आपको 3 सेमी डिटैच हाउस डोमेस्टिक यूनिट, अगर आपको एक बिल्डिंग डिज़ाइन करनी हो तो आपको ये मिनिमम एरिया चाहिए जो कि 5000 स्क्वायर फीट के आसपास आता है गाइज। ओके तो यहाँ पर आपको मिनिमम एरिया दिया हुआ है 5500 मीटर स्क्वायर के लिए इतना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिज़ाइनर और फ्रेशर के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो, अगर आपको 3 सेमी डिटैच हाउसेस बनाने हो, ओके, अगर आपको अपार्टमेंट, रिटेल शॉप, रेस्टोरेंट, होटल्स बनाने हो तो आपको मिनिमम एरिया चाहिए 5500 मीटर स्क्वायर। ओके 4 के लिए आपको चाहिए 665 मीटर स्क्वायर में। ओके अगर आपको डिटैच और सेमी डिटैच डोमेस्टिक बिल्डिंग
वर्कशॉप, पोस्ट ऑफिस, बैंक, इन्फेंट स्कूल। तो आपको पोस्ट ऑफिस के लिए, बैंकिंग के लिए, वर्कशॉप के लिए आपको 333 मीटर स्क्वायर का एरिया चाहिए। 333 मीटर स्क्वायर का एरिया आपको चाहिए मिनिमम एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉ जो कि टाउन प्लानिंग में लिखे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आ सकते हैं जैसे एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद अगर आपको बिल्डिंग के लिए यूनिट्स अबिटिंग ऑन द रोड्स 12 मीटर विड्थ, ओके 12 मीटर विड्थ के लिए आपको मिनिमम एरिया चाहिए प्लॉट के लिए 200 मीटर स्क्वायर का, तभी आप एक अच्छा सा अपना घर का यूनिट, एक बंगलो टाइप बना सकते हो। ओके, रो हाउसेस टाइप भी बना सकते हो। वहाँ पर आपको विड्थ चाहिए अप टू 12 मीटर, जो भी रोड का विड्थ है आपका। ओके, उसके बाद फॉर बिल्डिंग वी यूनिट विथ नो साइड to be less than 9 meter and shall be allowed on the road up to 9 meter width and length। 9 मीटर width के लिए रोड के लिए आपको 100 मीटर स्क्वायर का मिनिमम प्लॉट एरिया चाहिए गाइस, जो कि एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज एज पर आईएस कोडल प्रोविजन आपको मिनिमम एरिया दिए हुए यहाँ पर इतने सारे। इस तरह आपको डिसाइड कर सकते हो आपको कौन से डेवलपमेंट करनी है, किस में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसी तरह आपको मिनिमम एरिया भी चाहिए उतना। यहाँ पर देख सकते हो एज पर आईएस स्पेसिफिकेशन एंड आईएस कोडल नेशनल बिल्डिंग कोड, जो भी एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड एंड आईएस स्पेसिफिकेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है सब रूल्स एंड बायलॉज। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राउंड फ्लोर के लिए आपको थिकनेस ऑफ वॉल कितनी चाहिए, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर के लिए आपको थिकनेस ऑफ वॉल कितनी चाहिए। जैसे कि अपना 2 स्टोरी बिल्डिंग है G+2 स्टोरी, उसके लिए सेकंड फ्लोर पे भी आपको 23 सेंटीमीटर 9 इंचेस की वॉल चाहिए गए, जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं। और सभी आउटर वॉल है हमारे वो 9 इंचेस के लिए चाहिए गए फॉर इन केस ऑफ लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ओ यहाँ पर आप देख कर रहे हो लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर के लिए। ओके, आरसीसी के लिए आपको 4 इंचेस के लिए इंटरनल वॉल लिए तो भी चलेगा, मगर आप जब लोड बेयरिंग करते हो तब आपको 23 mm यानी कि 9 इंचेस की आउटर और इनसाइड वॉल भी चाहिए सेम। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो आप थिकनेस ऑफ वॉल में जो भी एज पर आईएस कोडल प्रोविजन और एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड के हिसाब से आपको जो भी आउटर और इनसाइड इंटरनल वॉल से अपनी वो 9 इंचेस के लिए चाहिए गैस। अगर आप G+3 बनाते हो तो भी आपको लोड बेयरिंग के लिए, यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हो आप हम वो लोड बेयरिंग के लिए गैस। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर बनाते हो। वो ज़्यादा से ज़्यादा G+2 स्टोरी का ही बनेगा आपका मिनिमम। आप G+4 स्टोरी तक वहाँ से एक्सटेंड कर सकते हो, मगर G+2 स्टोरी अपना इकोनॉमिकल है। जैसे कि आपने पहले वीडियोस में देखा होगा हमारे कि डिफरेंस देखा था फ्रेम स्ट्रक्चर, कंपोजिट स्ट्रक्चर, आरसीसी स्ट्रक्चर का। ओके, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, बहुत सारी नॉलेज आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हमारे जो भी स्टेयरकेस है उसके लिए जो भी हमारे थंब रूल्स है ऑन साइड वो हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम विड्थ ऑफ कॉमन स्टेयरकेस पता होना चाहिए उसकी। अगर आपकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, एजुकेशनल बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, असेंबली बिल्डिंग है या फिर इंडस्ट्रियल स्टोरेज, ओके, तो आपको मिनिमम उसका वेट चाहिए तो 1.2 मीटर 1.5 मीटर आपके रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। अगर आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग का प्लान चाहिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो विड्थ होती है स्टेयरकेस की वो आपको चाहिए 1.2 मीटर या फिर 1.5 मीटर के आसपास। ओके, ये प्लान है टेरेस बिल्डिंग के लिए, मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए। यहाँ पर अच्छी तरह से डिज़ाइन किया हुआ है। यहाँ पर 2 स्टेयरकेस है, बीच में लिफ्ट से 3, ओके, डक्ट्स, किचन, हमारे बेडरूम। ओके, यहाँ पर पैसेज चाहिए आपको 1.2 मीटर का, फिर उसके बाद लॉबी। ओके, तो मिनिमम वेट चाहिए आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 1.2 मीटर टू 1.5 मीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टेयरकेस, 3 लिफ्ट, बहुत सारे फ्लैट्स है यहाँ पर। ओके, 2 BHK 1 BHK के लिए, बीच में पैसेज, वहाँ पर यहाँ पर एक फ्लैट, यहाँ पर एक। तो हमारा सिमेट्रिकल प्लान है, यहाँ से कट किया तो यहाँ पर और यहाँ पर सेम आ जाएगा प्लान। ओके,
यहाँ पर आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर जो भी फोर्थ फ्लोर है हमारा 405 यानी कि फोर्थ फ्लोर है, E1 फ्लोर है हमारा। ओके, E1 और ऑड के लिए कंडीशन अलग होती है, जैसे कि आप देख सकते हो E1 और ऑड के लिए आपको टेरेस और कुछ बालकनीज अलग अलग मिल जाएगी E1 और ऑड के लिए। यहाँ पर प्लान में देख सकते हो आप A306, ओके 305 306, इसी तरह आपको 405 406। तो E1 और ऑड में फ़र्क होता है कुछ टेरेस में, यहाँ पर एक टेरेस है, यहाँ पर अल्टरनेटिंग टेरेस है, तो अल्टरनेटिंग का डिफरेंस होता है उसमें। तो हम देख रहे थे स्टेयरकेस के लिए, अगर आपकी स्टेयरकेस मिनिमम वेट चाहिए उसकी 1.2 टू 1.5 मीटर, ये रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है हमारा। ओके, हाई राइज बिल्डिंग है, इसके लिए इसकी जो इम्पोर्टेंट थिंग्स, उसकी जो हाइट चाहिए आपको, यहाँ पर देख सकते हो एलिवेशन अच्छी तरह से चाहिए गाइस। ओके, इम्प्रेसिव दिखना चाहिए उसमें, तो अच्छी तरह से आपको देना होता है। यहाँ पर एक लिखा है परफेक्ट लिविंग री एटमोस्ट एंड स्मार्ट स्पेस। ओके, प्राइवेसी लाइट वेंटिलेशन, परफेक्ट वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइवली लाइट होनी चाहिए, एटमोस्ट प्राइवेसी होनी चाहिए, स्मार्ट स्पेस होना चाहिए। अक्रॉस 30 acres ऑफ प्रोजेक्ट है, वेल अपॉइंटेड लिविंग्स। ओके, आर्किटेक्ट, लैंडस्केप आर्टिस्ट, इंजीनियर्स जॉइन हैंड्स टू गिव यू अ होम एक्सीड योर एक्सपेक्टेशन। तो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने फ्लैट के डिज़ाइन किए, प्लानिंग की है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारे जो भी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए मिनिमम आपको स्टेयरकेस चाहिए 1.2 टू 1.5 मीटर, एजुकेशनल बिल्डिंग के लिए चाहिए आपको 24 मीटर, हाइट के लिए चाहिए 1.5 मीटर। अगर उसकी 24 मीटर हाइट के ऊपर हो गई अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो उसके लिए चाहिए 2 मीटर की वेट चाहिए आपको। हॉस्पिटल के लिए आपको चाहिए 10 बेड के लिए 1.2 मीटर और 10 बेड के लिए 2 मीटर। असेंबली बिल्डिंग के लिए 2 मीटर। ओके, उसके बाद बिजनेस, इंडस्ट्रियल, स्टोरेज, हैजार्डस बिल्डिंग के लिए 1.5 मीटर, लो राइज के लिए, हाई राइज के लिए 2 मीटर। तो मैक्सिमम आपको 2 मीटर उसकी देनी है और मिनिमम आपको 1.5 मीटर तो देनी है हर एक केस में। कोई भी बिल्डिंग हो आपकी 1.2 टू 1.5 मीटर मिनिमम, और मैक्सिमम आपकी चाहिए 1.2 मीटर के आसपास। ओके, जो कि इम्पोर्टेंट है एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज। मिनिमम विड्थ ऑफ स्टेयरकेस, यहाँ पर कुछ थंब रूल्स है, जैसे कि फ़्लाइट में देखा जाए तो फ़्लाइट में 12 राइजर्स के ऊपर राइजेस नहीं होने चाहिए। ओके, 12 राइजर्स के ऊपर फ्लाइट में राइजेस नहीं होने चाहिए। नो फ्लाइट शॉल कंटेन मोर देन 12 राइजर्स। ओके, उसके बाद राइजर की जो हाइट होती है वो 16 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए और कम से कम 16 सेंटीमीटर होनी चाहिए, यानी कि 160 mm और 250 mm में लिया तो, सेंटीमीटर भी लिया तो मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 16 सेंटीमीटर। तो एज पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज, आपको जब आप राइज़र प्रोवाइड करते हो तो तब आपको ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि आपने वेट की तरफ देखा है, उसके साथ ही आपको राइज़र, थ्रेड्स, हेडरूम, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद राइज़र के बाद आपको थ्रेड्स, यानी कि आपने जो फुट्स रखते हो उसके लिए आपको यहाँ पर थ्रेड इससे बोलते हैं गाइस। ओके, जहाँ पर आप फुट रखते हो, अपना पैर रखते हो, वहाँ पर थ्रेड के लिए आपको चाहिए मैक्सिमम चाहिए आपको जो भी एरिया है 30 सेंटीमीटर तो आपको मिनिमम देना है गाइस। ओके, अगर आपको मिनिमम वेट है वहाँ पर तो 25 ले सकते हो, मगर 30 सेंटीमीटर तो चाहिए गाइस, जहाँ पर अपना पैर अच्छे से रख सकते हो आप, उसके लिए आपको 30 सेंटीमीटर विड्थ देनी होती है गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक प्लानिंग के हिसाब से। एक रेसिडेंशियल पब्लिक बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग हो, आपको थ्रेड से देना है 30 सेंटीमीटर। ओके, और राइज़र देना है आपको 16 सेंटीमीटर मिनिमम, मैक्सिमम 25 सेंटीमीटर, तो इसी के बीच में आना चाहिए गाइस। जैसे कि एक फ्लाइट में हमारे 12 राइजर्स चाहिए। ओके, तो ये सारी थी हमारी स्टेयरकेस के लिए जो भी डिज़ाइन के लिए इसेंशियल पार्ट है। उसके बाद देखेंगे हम हेडरूम में, आपको हेडरूम चाहिए 2.2 मीटर का, यानी कि अपनी हाइट होती है 1.5 टू 1.6 मीटर के आसपास, उसके ज़्यादा आपको बढ़ाना है उसकी हाइट। ओके, 2.2 मीटर का हेडरूम चाहिए वहाँ पर। फ्लोर इंडिकेटर, यहाँ पर देख सकते हो, फ्लोर इंडिकेटर में आपको एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर लार्ज ऑन द वॉल फेसिंग द फ्लाइट ऑफ स्टेयरकेस। ओके, तो 15 सेंटीमीटर का आपको फ्लोर इंडिकेटर चाहिए। हैंड रेल चाहिए, मिनिमम हाइट उसकी 19 सेंटीमीटर
फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्रेड शॉल बी प्रोवाइडेड। तो सेंटर में चाहिए, उसकी हाइट चाहिए 90 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि 90 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि अच्छे बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी स्टेयरकेस के लिए दिए उन्होंने। उसके बाद है हमारे पिच के बारे में। अगर पिच यानी कि स्लोप देखा जाए तो स्लोप ऑफ हमारे फ्लाइट होती है उसकी 30 to 45 डिग्री का पिच चाहिए। ओके, जो भी हमारी एंगल होता है वो स्टेयरकेस के लिए 30 to 45 डिग्री चाहिए। मैक्सिमम 45 डिग्री चलेगा, मिनिमम 30 डिग्री तो होना चाहिए गाइज। तो यहाँ पर आपने देखा फ्लाइट में 12 राइजेस चाहिए। राइजर के लिए 16 सेंटीमीटर टू 25 सेंटीमीटर दे सकते हो। थ्रेड आपको 30 सेंटीमीटर देना है। हेडरूम आपको चाहिए 2.2 मीटर का। उसके बाद हैंड रेल चाहिए आपकी, उसकी हाइट चाहिए 90 सेंटीमीटर के आसपास। उसके बाद आपको जो एंगल देना होता है फ्लाइट में, ओके, वो चाहिए आपको 30 to 45 सेंटीमीटर। ये सारी चीज़ें थी एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉज टाउन प्लानिंग के हिसाब से हमने डिस्कस की। यहाँ पर आपने देख सकते हो टाउन प्लानिंग का बुक है यहाँ पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आप अगर इसका मैनुअल आरसीसी डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आरसीसी डिज़ाइन ऑफ स्टेयरकेस लिख देना। ओके, स्टेयरकेस का आरसीसी डिज़ाइन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो को सपोर्ट करना। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आएंगे उसके ऊपर हमको मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। आपके जो भी लाइक करते हो तब एक मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ओके, तब आपको इसका आरसीसी डिज़ाइन मैनुअल एनालिसिस मिल जाएगा। उसमें जो भी बार बेंडिंग शेड्यूल है उसका एस्टिमेशन कॉस्टिंग कैसे करते हैं, एक बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। ओके, अगर इसको डिटेल में जानना हो तो प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करना गाइज। एक साइट इंजीनियर, सिविल इंजीनियर को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए गाइज, जो कि बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन भी होती है और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गाइज ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। इसमें हर एक चीज़ हमने डिस्कस की आपके आरसीसी डिज़ाइन के रिलेटेड, आपके फाउंडेशन के रिलेटेड, आपके जो भी स्ट्रक्चरल डिटेल्स है, शेड्यूल से, कॉलम, बीम, स्लैब के जो भी डिज़ाइनिंग के स्ट्रक्चर रिलेटेड हमने सब चीज़ें वहाँ पर डिस्कस किए गए। आप इंडिपेंडेंटली अपना G+2 स्टोरी बिल्डिंग डिज़ाइन कर सकते हो इजीली गाइज हमारे वीडियोस देख के। फ़िलहाल तो कुछ वर्किंग बाकी है, इसलिए वो वीडियो शेड्यूल है, आपको जल्दी वो वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी गाइज। उसमें हर एक चीज़ आपको मिलेगी गाइज जो कि साइट इंजीनियर के रिलेटेड है। तो इन सब वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस किया है जो कि एक साइट इंजीनियर को आना चाहिए गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज। जल्दी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल हो गए। हेलो गाइज, वेलकम टू ट्रेडिंग माइंडसेट। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर स्टॉक मार्केट। अगर आप ट्रेडिंग में, शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको शेयर मार्केट में बारे में कुछ भी जानना हो तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है गाइज। अगर आप अपना शेयर मार्केट में अपना सेकेंडरी इनकम सोर्स बनाना चाहते हो शेयर मार्केट को, तो आप हमारा चैनल ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, ट्रेडिंग माइंडसेट। अगर अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो हमारे लिंक से आप वो डीमैट अकाउंट फ्रीली ओपन कर सकते हो गाइस, जिसका कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगेंगे और लाइफ टाइम के लिए आपको वो फ्री में मिलेगा गाइस। चाहे तो आप एंजल ब्रोकिंग का कर लो या फिर जीरोधा या फिर अपस्टॉक का कर लो, तीनों ही बेस्ट ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है गाइस। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उस लिंक से आपने अकाउंट ओपन किया तो आपको हमारा VIP मेंबरशिप मिलेगा ग्रुप का ट्रेडिंग माइंडसेट के लिए। बस आपको उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप पे डालना होगा। मैं आपको VIP मेंबरशिप में ग्रुप में आपको ज्वाइन कर लूँगा गाइज। थैंक यू, ज्वाइन करो हमारे चैनल को ट्रेडिंग माइंडसेट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक साइट इंजीनियर हो, सीनियर साइट इंजीनियर हो, अगर आपको
मेजरमेंट टेप की ज़रूरत हो तो आप हमारे लिंक से मेजरिंग टेप बाय कर सकते हो गाइस, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है गाइस। अगर आप चाहो तो उसे मेरे लिंक से बाय कर सकते हो, अच्छे अच्छे ऑफर आपको मिलेंगे गाइस। और उसके बाद आपको, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको एक कैलसी की ज़रूरत होगी गाइस, साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलते हैं जिसको आप। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में कैलसी की लिंक दी है गाइस, अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो। अच्छे अच्छे ऑफर्स अभी शुरू हुए हैं गाइस, जिसका वारंटी पीरियड भी आपको मिलेगा, 6 मंथ के लिए वारंटी है गाइस। नीचे दोनों कैलकुलेटर की मैंने नीचे लिंक दी है गाइस। तो इसमें देख सकते हो आप, एक बार पढ़ लेना गाइस ज़रूर, टाउन प्लानिंग का बुक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप डिटैच हाउसेस के लिए यहाँ पर एक प्लान है, बहुत ही बढ़िया प्लान बनाया है। एज़ पर वास्तु ये प्लान होना चाहिए गाइस। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो किचन हमारा ईस्ट में होना चाहिए, उसके बाद टॉयलेट हमारा साउथ में होना चाहिए। इसके रिलेटेड हमने पहले भी वीडियोस बनाए गए जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, कौन सी रूम कहाँ पर होनी चाहिए। ओके, इंटीरियर व्यू हमने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया था गाइस, तो आपको प्लान तो समझ लेना एक बार। ओके, और इसके एंट्रेंस, ड्राइंग रूम, हॉल, बेडरूम, किचन, स्टोर, टॉयलेट, बेडरूम। ओके, 2 BHK फ्लैट है, इसमें अच्छी तरह से मैनेज किया है गाइस। किचन थोड़ा दूर है मगर प्लान सही है। डिटैच हाउसेस के लिए प्लान है, तो यहाँ पर देख सकते हो आप डिटैच हाउसेस के लिए प्लान है। ओवर हैंग्स भी दिए हुए, जो कि हमारी बारिश, जो भी बारिश होती है वहाँ से आपको ओवर हैंग से जरे विंडो को आपको सपोर्ट मिल जाता है गाइस। ओके, उसमें तो पहले तो देखते क्लासिफिकेशन कौन कौन सी होती है हमारे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। डिटैच हाउसेस, अपार्टमेंट, स्काई स्क्रैपर, सेमी डिटैच और रो हाउसेस। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 2 BHK का एक कट सेक्शन है, इसमें अच्छी तरह से आप देख सकते हो बेडरूम, एंट्रेंस, हॉल, बेडरूम, किचन, वॉशिंग एरिया, टॉयलेट, फिर बेडरूम, फिर एक बड़ा मास्टर बेडरूम और उसके बाद टॉयलेट और बेड अटैच है उसमें। तो इसी तरह आपको प्लान बनाना होता है गाइस। पहले तो सेंटर लाइन प्लान, उसके बाद आपको डिटेल प्लान, लाइन प्लान पहले, डिटेल प्लान, और उसके बाद आपको कॉलम पोजीशन, विंडोज़ वगैरह देनी होती है। इसी तरह आपको एलिवेशन और सेक्शन बनाने होते हैं। उसके बाद देखेंगे हमारे सेमी डिटैच हाउस के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हो सेमी डिटैच हाउस में आपको सेम प्लान होता है, मगर आपको सेमी यानी कि देख सकते हो सेमी डिटैच हाउस एक ही वॉल जो होती है हमारी वो कॉमन होती है, कॉमन वॉल, और दोनों साइड से हमारे सेम प्लॉटिंग, सेम एरिया और सेम साइजेस के प्लॉट और रूम्स होते हैं हमारे। यहाँ पर देख सकते हो बेडरूम, इसी तरह यहाँ पर आपको बेडरूम, यहाँ पर टॉयलेट, यहाँ पर ड्राइंग रूम, यहाँ पर ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग रूम, स्टोर। तो सेम एरिया होता है, बस आपको सेमी डिटैच हाउस कहा जाता है उसको। एक वॉल सेमी डिटैच हाउस की कॉमन होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो डिटैच हाउसेस में आपको सेपरेट प्लॉट मिलता है। सेमी डिटैच में आपको कॉमन वॉल होती है, उसके बाद 2 सेपरेट प्लॉट आप बना सकते हो उसमें, और स्टेयरकेस आप चाहे तो कंबाइन और सेपरेट ले सकते हो। ये तो है हमारे डिटैच हाउसेस और सेमी डिटैच हाउसेस के बारे में। उसके बाद देखेंगे रो हाउसेस। अब अगर रो हाउसेस का प्लान देखा जाए तो ये हमारा रो हाउसेस के लिए साइड प्लान देख सकते हो, जिसकी कॉमन वॉल होती है हमारी। ओके, हर एक प्लॉट के फ्लैट के बीच में यहाँ पर देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान। इसमें जो भी सेम आपको बस कॉमन वॉल लेती है, उसके बाद सेम आपको 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो आपके उसके नंबर ऑफ प्लॉट आपको यहाँ पर कंटिन्यू होते हैं। ये जिगजैग लाइन्स यानी कि आपकी कंटिन्यूएशन का एक सिंबल है गाइस, आपने कॉलेज में लेक्चर में पढ़ा होगा। ये जिगजैग लाइन यहाँ पर एक कंटिन्यू होती है, इसलिए यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर इसी के नंबर ऑफ प्लॉट्स है हमारे। ये फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, ये इसका फर्स्ट फ्लोर है और ये ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर देख सकते हो आप ग्राउंड फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपने देखा डिटैच हाउसेस के जो भी प्लान्स है सेमी डिटैच हाउसेस के लिए और हाउसेस के लिए, आपने यहाँ पर एक चीज़ ऑब्जर्व की, यहाँ पर आपको बेडरूम, किचन, उसके बाद स्टोर रूम, बाथरूम,
ये सेम मिलेगा गाइज। आपको बस यहाँ पर स्टेयरकेस होगी वो किस कहीं पर कॉमन है गाइज, यहाँ पर दोनों सेपरेट ही। ओके, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर आपको हर एक प्लॉट में आपको स्टेयरकेस से सेपरेट रहेगी गाइज, यहाँ से ऑफ साइड। ओके, अगर वो वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे गए आपको तो यहाँ पर ऊपर आने के बाद आपको स्टोर, बेडरूम, बाथरूम, WC, यानी कि ये भी हमारा 2 BHK के इतना ही फ्लैट होता है गाइज। नीचे हॉल, किचन, ऊपर जाना, फिर आपको बेडरूम और स्टोर रूम बेड मिल जाएगा आपको। सेम पैटर्न यहाँ पर कॉपी होता है कंटिन्यू में। रो हाउसेस का प्लान बनाना बहुत ही ईजी है गाइज। अगर आप एक बार सीख जाओगे तो बहुत मुश्किल काम नहीं है इसमें। ओके, कंटिन्यू देना होता है, बस आपको एक कॉमन वॉल और जो भी स्टेयरकेस का वो उसमें प्रॉब्लम आता है। बाकी जो चीज़ें फर्स्ट फ्लोर प्लान, ग्राउंड फ्लोर प्लान सेम आता है। जैसे कि यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया तो एरिया अपना सेम, यानी कि अपना 12 फीट बाय 15 फीट बाय अपना 30 फीट लिया तो भी चलेगा। अपना रेक्टेंगुलर एरिया रहता है उसमें। ओके, यानी कि 12 फीट बाय आपने 25 फीट भी लिया तो भी अपना रो हाउसेस का पूरा एक फ्लैट का हो जाएगा। उसमें फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर आ जाएगा। यहाँ पर 12 बाय 15 की ड्राइंग रूम, 10 बाय 5 का 10 बाय 8 का हमारा किचन, उसके बाद स्टेयरकेस, और वहाँ पर भी वो स्टोर और बेडरूम में सेम कंडीशन आपको आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें इमेजिन करनी होती है गाइस, जो कि आपको इसके बाद एलिवेशन कैसा आ जाएगा, उसका सेक्शन कट किया तो कैसा आ जाएगा। यहाँ पर एक सैम्पल कॉपी, जैसे कि आपको 1 BHK फ्लैट के लिए कट सेक्शन दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कट सेक्शन में कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। ओके, उसमें फर्नीचर प्लान भी इंक्लूडेड है। एक सैम्पल कॉपी के ज़रिए आप इमेजिन कर सकते हो उसके हाइट क्या होगी। एज़ पर बिल्डिंग रूल्स एंड बायोलॉजी सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए गाइस, जो कि इम्पोर्टेंट होती है एक साइट इंजीनियर को, एक आर्किटेक्ट को, एक इंटीरियर डिज़ाइनर को। ये 1 BHK फ्लैट के लिए एक कट सेक्शन है गाइस। यहाँ पर देख सकते हो 1 BHK, और यहाँ पर 2 BHK फ्लैट के लिए कट सेक्शन है यहाँ पर, जो कि अच्छी तरह वेल फर्निश फ्लैट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एंट्रेंस, हॉल, टेरेस, हमारा किचन, उसके बाद 2 बेडरूम्स। इसी तरह आपको यहाँ पर 1 BHK के लिए 1 बेडरूम, किचन, हॉल। तो अभी तक आपने देखा गाइज हमारे जो भी बिल्डिंग रूल्स एंड बायलॉज है, उसमें जो भी हमारे सेमी डिटैच हाउसेस के लिए जो भी प्लान्स है वो देखे। उसके बाद हमने देखने वाले अपार्टमेंट पे जो भी प्लान्स होते हैं, यहाँ पर देख सकते हो एक लेआउट प्लान है। टोटल फ्लैट 2x4, यानी कि 8 फ्लैट्स हैं हमारे। ओके, यहाँ पर कॉमन वॉल सेम रहेगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राइंग रूम, बेडरूम, 2 BHK के लिए ये हमारी कॉमन वॉल है इसमें। ओके, फिर इसके बाद यही कंटिन्यू होगा, या फिर ऐसा प्लान मिल जाएगा आपको इसमें। अच्छी तरह से डिज़ाइन किया है। स्टेयरकेस कॉमन है। ओके, ड्राइंग रूम, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर एक बेडरूम, यहाँ पर ड्राइंग रूम, डाइनिंग एरिया, किचन। इसी तरह यहाँ पर भी सेम होगा अपना किचन और डाइनिंग, ड्राइंग रूम। तो सेम प्लॉट है, सेम डिज़ाइन है इसमें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। जो भी हमने प्लान डिस्कस किया, आपने देखे जो प्लान सेमी डिटैच हाउसेस के लिए, रो हाउसेस के लिए, आपको वो एक प्लान ईजी है गाइस, आप निकाल सकते हो इजी वे में। तो आपको अगर जेन्युइनली वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस, क्योंकि वीडियोज़ बनाने में बहुत सारा टाइम लगता है गाइस, और आपको आपके लाइक और शेयर से हमें कुछ मोटिवेशन मिलता है गाइस। ओके, जैसे कि आपने यहाँ पर बहुत सारी वीडियोस हमारे पहले देखे होंगे, जहाँ पर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। बिल्डिंग बायलॉज, रूल्स, उसका RCC डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। आपने अगर हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो गाइज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आपको डेली अपडेट, आपके जॉब के रिगार्डिंग या फिर वेबिनार के रिगार्डिंग, स्टडी के रिगार्डिंग बहुत सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाती है आपको। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल डिज़ाइन। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल फॉर सिविल इंजीनियर्स। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, और उसमें देखेंगे डिटैच हाउस, सेमी डिटैच हाउस, रो हाउसेस के लिए जो भी प्लान्स है वो डिटेल में देखने वाले हैं गाइज। और आपने अभी तक हमारे चैनल टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हो गाइज।
तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा गाइस इस वीडियो में, तो वीडियो को एंडिंग तक देखना, मिस मत करना। यहाँ पर अपार्टमेंट के प्लान जो भी कॉमन वॉल्स होते हैं रो हाउसेस में, या फिर जो भी हमारे सेमी डिटैच में हाउसेस में जो भी प्लॉट एरिया है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और प्लान कैसे बनाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे हम। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अगर आप फ्रेशर हो, साइट इंजीनियर हो तो देख लेना। तो गाइस मेरा एक कंस्ट्रक्शन फर्म भी है, ड्रीम होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। अगर आपको कोई 3D एलिवेशन चाहिए, 3D प्लान चाहिए, या फिर आपको बिल्डिंग का कोई भी RCC डिज़ाइन के रिलेटेड कोई भी वर्किंग चाहिए, एस्टिमेशन, प्लानिंग, शेड्यूलिंग, उसके बाद क्वांटिटी सर्वे का कोई भी वर्क हो, तो मुझे आप फ्रीली कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको आर्किटेक्चर ड्राइंग चाहिए, प्लानिंग चाहिए, उसके बाद उसका जो कोई भी इंटीरियर वर्क हो आपके घर का या फिर आपके फ्रेंड्स का, तो मुझे फ्रीली आप कॉल कर सकते हो गाइस। अगर आपको कोई भी RCC के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो मुझे फ्रीली कॉल करना गाइस। आप चाहे तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर और मेरी जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर दी है मैंने। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का बुक्स बाय करना हो तो आप मेरा लिंक का यूज़ कर सकते हो। मेरा लिंक का यूज़ करके आप बाय कर सकते हो आपका जो भी बुक्स आपको बाय करने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दिए गए, जो कि आप ESE गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर SSC JEE का प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके साइट इंजीनियर के लिए जो भी हैंड बुक है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गाइज। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप हमारे लिंक से बाय कर लो गाइज। यहाँ पर आर अगर का MCQ टाइप बुक है, वो बहुत ही अच्छा बुक है गाइज, और बहुत सारे अच्छे बुक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गाइज। अगर आप चाहो तो उसे बाय कर सकते हो।